डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, 9th का फिज़िक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4, फोर्सेस का घुमाने का असर, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। यानी जब फोर्सेस किसी चीज़ को टर्न करती हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल, लाइक का मतलब होता है एक जैसी, पैरेलल मतवाजी, फोर्सेस वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल और एक ही सिमत में अमल करती हैं। पैरेलल की आपको एग्जांपल देते हैं कि आपने ट्रेन की जो पटड़ी है वो देखी होगी, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। पैरेलल जो चीज़ होती है उसकी, या पैरेलल लाइंस की ये खूबी होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस वो हैं जो एक डायरेक्शन में हों और उन एक दूसरे के पैरेलल भी हों। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों लेकिन सिमत में मुखालफ अमल करती हैं। पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की हमारे पास एग्जांपल हैं। ये देखें, ये एक जो है थैला है, उसके अंदर बहुत से वेट पड़े हैं, वो सब के सब नीचे की जानब, उनका वेट जो है नीचे की जानब अमल कर रहा है। तो ये देखें, ये सारे जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं और डायरेक्शन भी सेम है इनकी, तो इसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये आपके पास एग्जांपल है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। देखें, इसका वेट नीचे की जानब अमल कर रहा है और जो टेंशन इन स्ट्रिंग है, रस्सी के अंदर जो खिंचाव है, वो ऊपर की जानब अमल कर रहा है। तो ये अपोजिट, ये पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये देखें, ये F1 ऊपर की जानब और F2 नीचे की जानब, तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है, फोर्सेस को जमा करने का तरीका ग्राफ का तरीका कहलाता है। इस तरीके में वेक्टर्स को के हेड टू टेल रूल से जमा किया जाता है। देखें, ये हमारे पास अगर एक ए वेक्टर है या फोर्स है और ये बी वेक्टर है, इनको हमने ड्रा किया, ए को ए की डायरेक्शन में और बी को बी की डायरेक्शन में, ये स्केल से सीधी लाइन लगानी है। तो ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल आगे हम देखते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है? वेक्टर आपके पास अगर 1, 2, 3, 4 या 10 भी वेक्टर्स हैं, उनको आपने हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। ये F1 एक फोर्स है, ये F2 है, जिस जिस डायरेक्शन में वेक्टर हैं उसी उसी डायरेक्शन में आपने लगा लेने हैं। ये आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो पहले वेक्टर की टेल से जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को खींचें और जो लास्ट वेक्टर का हेड है उससे रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को आप मिला दें, तो आपका ये हेड टू टेल रूल से वेक्टर एडिशन का तरीका बन जाता है। इसको सिंपली आपने इसी मेथड से यही अल्फाज लिख देने हैं कि हेड टू टेल रूल से वेक्टर को कैसे जमा किया जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है ये एडिशन ऑफ वेक्टर का उलट है, रेसिप्रोकल है। उसमें हमने ज़्यादा फोर्सेस को एक रिजल्टेंट बनाया था। अब हमारे पास एक फोर्स दी हुई है, ये फोर्स है, इसके हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी फोर्स को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करना इसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो अब देखें कि आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये आपके पास एक फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये एफ फोर्स है, इसका जो एक्स एक्स के साथ कंपोनेंट है इसको एफ एक्स कहते हैं और ये वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है इसको एफ वाई कहते हैं। ये देखें 90 का एंगल बना लिया, इसलिए इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। अब ये देखें, ये ओ ए वेक्टर आपका एफ के इक्वल है, ओ बी वेक्टर एफ एक्स के इक्वल है और बी ए वेक्टर एफ वाई के इक्वल है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आपने देखना है कि जी जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है एफ एक्स, वो एफ कॉस थीटा के इक्वल है और एफ वाई जो है एफ साइन थीटा के इक्वल है। अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से
फोर्स मालूम करना। पहले हमारे पास एक फोर्स थी, उसको हमने अमूदी कंपोनेंट्स मालूम किए थे। अब अगर हमें अमूदी कंपोनेंट्स दिए हुए हों तो फोर्स की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? बिल्कुल सेम ही वही तरीका है। फोर्स एफ़ की मकदार क़ामत ज़ाविया मुसल्लस पी ओ आर में मालूम की जा सकती है। आप देखें कि आपके पास ये फोर्स एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है। अगर इसका ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर एफ़ का स्केयर इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का, एफ़ का स्केयर इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। जब इसी ये स्केयर रूट लेंगे तो इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा और इसका स्केयर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप ये एफ़ मालूम कर सकते हैं अगर इन दोनों की वैल्यू आपको मालूम हो। एक्स एक्सिस के साथ फोर्स की सीमत कैसे होगी? tan थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर क्यू आर एफ वाई ओवर एफ एक्स। जब यहाँ से थीटा लेंगे तो tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आप निकाल लेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ एंगल आपकी आ जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। एक रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स या फोर्सेस के ज़ेर असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, यानी कोई भी सॉलिड बॉडी जो है उसको आप रिजिड बॉडी कह सकते हैं। आपके पास एक पत्थर है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, तो उसको आप कहेंगे कि ये रिजिड बॉडी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? वो एक्सिस जिसके गिर्द कोई जिस्म घूमता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक रिजिड बॉडी किसी ख़त मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है। इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स ऐसे दायरों में घूमते हैं जिनके मराकज़ इस ख़त मुस्तकीम पर वाक़ होते हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक दरवाज़ा है, दरवाज़े को आप बिल्कुल चारों साइड पे घुमा दें तो जो उसके जहाँ पे कब्ज़े लगे हुए हैं तो उसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। जो जहाँ से दरवाज़ा दीवार के साथ चिमटा हुआ है वो लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क कहते हैं, या टर्निंग इफेक्ट। टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है जी? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, यानी कोई फोर्स जो किसी बॉडी को जो घुमाती है उसको हम कहते हैं टार्क। बस मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क टॉ, टार्क की अलामत है टॉ। फोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल के हासिल ज़रब के बराबर होता है, यानी टार्क जो है वो आपका फोर्स और जो मोमेंट आर्म है, फोर्स का बाजू है, उसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। टार्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये बिल्कुल आपने सिर्फ ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स एक्शन कर रही है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। वो ख़त लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। वो ख़त या लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। फ़र्ज़ करें एक स्पैनर के साथ आप कोई नट खोल रहे हैं तो आपके हाथ से लेके जो नट तक जो स्पैनर की लेंथ है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। या इसी तरह आप कोई दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़े को पकड़ के तो आपके हाथ से लेके जहाँ तक कब्ज़े की लेंथ है, जहाँ दीवार के साथ दरवाज़ा चिमटा हुआ है वो वहाँ तक जो लेंथ होगी उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। मोमेंट आर्म या टार्क का बाजू, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का मुद्दी फासला फोर्स का मोमेंट आर्म कहलाता है। वो बाजू, वो लेंथ जिसके साथ फोर्स अमल कर रही है उसमें टार्क पैदा करने के लिए उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट का उसूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है कि अगर एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है, अगर इस पर अमल करने वाले तमाम क्लॉक वाइज टार्क्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉक वाइज टार्क्स मोमेंट्स के रिजल्टेंट के मसावी होता है। यानी जो क्लॉक की डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में दोनों में अगर वो मसावी होंगे टार्क्स तो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर लगाई गई फोर्स सिस्टम को घूमे बगैर हरकत देती है। अगर आप किसी बॉडी को धक्का लगाते हैं, अगर सेंटर में से धक्का नहीं लगाते और सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ मास वाली जगह से धक्का नहीं लगाते हो तो बॉडी घूम जाता है।
तो पास सीधी लाइन में उसी वक्त जाएगा बॉडी जब उसको सेंटर में से या उसके सेंटर ऑफ मास वाली जगह से आप उसको धक्का लगाएंगे। ये देखें, मैं आप इस पेज को ऐसे साइड से लगा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। अगर इसको मैं सेंटर में से ऐसे वो करूँगा तो ये बिल्कुल सीधा आगे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप गाड़ी को किसी को एक साइड से धक्का लगाएंगे तो एक साइड पे वो मुड़ जाएगी। अगर सेंटर में से धक्का लगाएंगे तो सीधी आगे जाएगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर में होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहाँ जिस्म का तमाम वज़न अमूतन नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास का ताल्लुक मास के साथ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक वज़न के साथ, वेट के साथ है। कपल क्या आता है? दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में मुसावी लेकिन एक लाइन में ना हो, कपल पैदा करती हैं। दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो एक मिकदार में मुसावी लेकिन एक लाइन में ना हो, कपल पैदा करती हैं। ये देखें जी, कपल की एग्जांपल है। आपके पास स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के ऊपर दो साइड से फोर्सेस लग रही हैं। ये इस तरफ उधर को जा रही है और दूसरी तरफ इस तरफ फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल पैदा कर रही हैं। और दूसरा ये देखें आप, अगर आपने नट खोलना है स्पैनर के साथ तो आप ये यहाँ से और यहाँ तक आप ये ओ से ए तक बाजू आम है और ओ से बी तक है। एफ़ को अगर ए से बी सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कपल के इक्वल होगा। तो इस तरह दो फोर्सेस, ये देखें, ये फोर्स ऊपर की जानब, ये नीचे की जानब लग रही है, ये कपल पैदा कर रही हैं और ये नट खोलने का असबाब बांध रही हैं। अच्छा, ये कपल की एग्जांपल है। ये देखें, अगर आप स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, ये ऊपर की जानब आप धक्का लगा रहे हैं और इधर से नीचे की जानब दो फोर्सेस सेम एक पॉइंट के ऊपर अमल कर रही हैं। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इससे ये कपल पैदा हो रहा है। और नेक्स्ट आप देखें कि अगर आप स्पैनर से आपने कोई नट खोलना है, ये फोर्स ऊपर की जानब और यहाँ से आप फोर्स नीचे की जानब लगाएंगे तो ये यहाँ पे फोर्स इस पॉइंट पे अमल करेगी और कपल पैदा होगी। कपल से जो है आप नट आसानी के साथ खोल लेंगे। एक और बड़ा आसान और अहम टॉपिक है, एक बेकायदा शक्ल के पतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना। यानी आपके पास एक बेकायदा यानी कि इर्रेगुलर शेप के कोई आपके पास शीट है लोहे की या किसी और मेटल की, तो उसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसके कोने हैं, उन कोनों के ऊपर 3 सुराख कर लें और दीवार के ऊपर कील लगा के आप प्लम्ब जो है वो उसके साथ लटकाएं। एक के साथ उस पर लाइन लगाएं, फिर दूसरे सुराख में लटका के उस पर लाइन लगाएं, फिर तीसरे सुराख में लटका के उसके साथ लाइन लगाएं। जहाँ तीनों लाइनें मिलेंगी वो उसका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बड़ा सिंपल सा ये मेथड है, बाज़ दफ़ा पेपर में पूछ लेते हैं, लेकिन है बहुत आसान और आप के लिए ये बड़ा सिंपल है। बेकायदा जिस्म के जो कोने बने हुए हैं उन पे सुराख करें। सुराख ऐसे करेंगे वो जिस्म आराम से उसके ऊपर घूम सके। तो उस पर जो प्लम्ब है वो लगा के कील पे लटका के आप एक लाइन खींचें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जहाँ पे तीनों मिलेंगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हमने देखा जी इर्रेगुलर शेप के बॉडी का किस तरह आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं। वो नेक्स्ट आप चलते हैं जी इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है अगर इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे, यानी कि कोई बॉडी है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हों, नेट फोर्स अमल ना कर रही हो, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इक्विलिब्रियम की शराइत। इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ये है, कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी करता है अगर इस पर अमल करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम जो है वो 0 के इक्वल हो। n फोर्सेस लग रही हैं, सिग्मा f इज़ इक्वल टू 0। अलामत सिग्मा एक यूनानी लफ्ज़ है, इसे सिग्मा कहते हैं। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त यह है, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक किसी जिस्म पर अमल करने वाले तमाम टार्क का रिजल्टेंट 0 होता है। सिग्मा टॉ इज़ इक्वल टू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं और 3 स्टेट्स हैं। इनमें से कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की हालतें हैं। इसमें ये क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, कोई भी जिस्म क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में होता है
अगर इसे थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दिया जाए और अपनी पहली हालत में वापस आ जाए। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर बुक के ऊपर एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, उसको आप हल्का सा हिला के छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टेबल के करीब है। तो इसको क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। अगर उसी बुक को आप गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर किसी जिस्म को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ने पर वो वापस पहली हालत में वापस ना आए तो वो गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में होता है। इस किस्म की गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की हालत में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सरफेस से थोड़ा ऊंचा होता है। जब हम उसको हिलाते हैं तो वापस वो ज़मीन, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के करीब हो जाता है, तो वापस अपनी असली हालत में नहीं जाता। फ़र्ज़ करें आप एक बुक को आप खड़ा कर लेते हैं, तो जब उसको हिलाते हैं तो वो नीचे गिर जाती है और वापस अपनी पहली हालत में नहीं जाती। इसके हम एग्जांपल आपको देते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर किसी जिस्म में पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर ठहर जाए तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि फुटबॉल को आप किक लगाएं तो थोड़ी देर बाद वो नई पोजीशन पे होगी, उससे कोई आपको उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना हमें पता चल रहा है कि नई कंडीशन सिचुएशन कौन सी है, नई हालत कौन सी है और पुरानी हालत कौन सी है। ऐसी हालत में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल या क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की ये एग्जांपल आप देखें, बुक टेबल के ऊपर लेटी हुई है, जो ही आपने थोड़ा सा उठा के उसको छोड़ा है, चूँकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सरफेस के बहुत करीब है, तो वापस अपनी पहली हालत में आ जाती है। इसको हम कहते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत है। ये देखें जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें ये बुक खड़ी है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस से ऊंचा है। जो ही आप इसको हिलाएंगे तो ये बुक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सरफेस के करीब आ जाएगा, ये वापस अपनी पहली हालत इस हालत में नहीं जाएगी। तो इस किस्म का जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस से ऊंचा होता है। जो ही आप हिलाते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस के करीब हो जाता है और वो वापस अपनी पहली हालत में नहीं जाता। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी हालत को गैर क़याम पज़ीर या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं जी, स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। स्टेबिलिटी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से बड़ा अहम ताल्लुक है। जब सेंटर ऑफ मास ज़मीन के करीब होता है तो वो चीज़ें स्टेबल होती हैं। रेसिंग कारें नीचे से भारी रखी जाती हैं और इनकी बुलंदी कम से कम रखी जाती है। सर्कस में रस्से पर चलने वाला फनकार एक लंबे राड की मदद से अपनी सेंटर ऑफ मास को नीचे लाता है। ये आप देखें कि इस तरह के जो खिलौने होते हैं उनमें भी सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे उनके वज़न बांध दिया जाता है। जो ही आप उसको हिलाते हैं थोड़ी देर बाद हिलने के बाद वो अपनी पहली पोजीशन में वापस लौट आते हैं, क्योंकि नीचे उनके वज़न रखा होता है, तो जो उनको स्टेबल रखने में मदद देता है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का स्टेबिलिटी के साथ गहरा ताल्लुक है। जिन चीज़ों का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस के करीब होता है वो स्टेबल होती हैं और उनके जो हालत है वो ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में रहती हैं और बैलेंस बॉडी रहता है। जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस से ऊंचा होता है उनको बैलेंस रहने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज का टॉपिक हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है जी। यूनिट नंबर 4 फ़िज़िक्स का हमने उर्दू मीडियम में किया है। इसकी इंग्लिश मीडियम में भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो आप को अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।